वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग चोल प्रशासन के बारे में समझेंगे। इससे पहले की दो वीडियोस में हम लोगों ने चोल राजवंश के प्रमुख राजाओं विजयालय से लेकर कुलोत्तुंग प्रथम तक के बारे में विस्तार से समझ रखा है। उनसे जुड़े जितने प्रश्न पेपर में बन सकते हैं एक एक करके सबका डिस्कशन किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में चोल प्रशासन के बारे में समझेंगे और ये अंतिम वीडियो है चोल राजवंश से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि चोल प्रशासन के अध्ययन हेतु मुख्य स्रोत चोलकालीन अभिलेख है। तो चोलकालीन जो अभिलेख है इन्हीं से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चोल अभिलेखों में राजा को पेरुमाल या फिर पेरुमन अधिगल की संज्ञा दी जाती है। जो चोल उसमें राजा के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए, या तो फिर राजा को पेरुमाल कहा जाता था या पेरुमन अधिगल कहा जाता था। चोल प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट होता था जो कि प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। देखिए कोई भी प्रशासन होगा उसमें जो केंद्र बिंदु होगा वहां का राजा होगा, सम्राट होगा। राजाधिराज प्रथम ने अपना अभिषेक चालुक्यों के कल्याणपुरा में किया था और राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम युद्ध क्षेत्र में किया था। ये दोनों पॉइंट भी हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ रखे हैं कि राजाधिराज प्रथम इसने अपना अभिलेख कहाँ किया था, जो चालुक्यों का कल्याणपुरा है, जब ये कल्याणपुरा में उनको परास्त करते हैं वहीं पर अपना राज्याभिषेक करते हैं। राजेंद्र द्वितीय कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करते हैं। अब युवराज ये सम्राट के बाद सबसे प्रमुख पद होता था। चोल प्रशासनिक ढांचा में राजा के बाद सबसे प्रमुख स्थान युवराज का होता था। जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे, राजा के जीवित रहते उन्हें उत्तराधिकार दे दिया जाता था, उन्हें युवराज कहते थे। चोल इतिहास में एक बद्ध मूल परंपरा बन गई थी कि सम्राट अपनी मृत्यु से पूर्व ही युवराज की नियुक्ति कर देता था। मतलब जब सम्राट जीवित रहता था तभी युवराज नियुक्त कर देता था, सम्राट के मृत्यु के बाद वही सम्राट बनता था। उदाहरण के लिए राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को और राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को युवराज नियुक्त किया था। देखिए राजराज प्रथम इन्होंने क्या किया था, इनका वास्तविक नाम अरुमोलिवर्मन था। इन्होंने राजेंद्र प्रथम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। उल्लेखनीय है कि इस पद पर नियुक्ति का आधार योग्यता एवं उपयुक्तता न थी बल्कि ज्येष्ठता थी। देखिए उपयुक्तता थी न कि ज्येष्ठता। देखिए जो इस पद पर नियुक्ति किया जाना था ये योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाना था, न कि ज्येष्ठता के आधार पर किया जाता था। आपने देखा था पीछे जो एक राजा हुए उन्होंने अपने भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया, युवराज बनाया, न कि अपने पुत्र को। स्वयं कनिष्ठ राजाधिराज की इस पद पर नियुक्ति से इस मत की पुष्टि होती है। राजाधिराज प्रथम ने युवराज का पद पुत्रों को न देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था। देखिए यहाँ पे राजाधिराज का जिक्र भी कर दिया गया है कि इन्होंने अपना युवराज का जो पद दिया अपने पुत्रों को नहीं दिया। अगर ये भाई ज्येष्ठता के आधार पर होता तो अपने पुत्रों को दे देते। इन्होंने किसको दिया, अपने भाई को योग्य समझा, राजेंद्र द्वितीय को ये पद सौंपा। अब अगला जो पद है यहाँ पर नौकरशाही। नौकरशाही यहाँ पे बताया गया बर्टन स्टाइन ने चोल साम्राज्य में एक विकसित अधिकारी तंत्र के अस्तित्व को नकार दिया था, जो कि सत्य है। प्रशासनिक अधिकारियों को आरायन उपाधि से संपादित किया जाता था। चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जीवित का मतलब भूमिखंड दिया जाता था। चोल प्रशासन में केंद्रीय पदाधिकारियों की कई श्रेणियां थी जो कि निम्नलिखित है। चोल प्रशासन में जो केंद्रीय पदाधिकारी होते थे, केंद्रीय पदों पर काम करने वाले अधिकारी होते थे, वो उनका यहाँ पर वर्णन किया गया। पेरुनंदम यह सबसे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी होते थे, इन्हों पेरुनंदम कहते थे। सिरुदनम ये सबसे नीचे के कर्मचारी रहते थे। उड़नकुट्टम इनका सामान्य अर्थ सदा प्रस्तुत समूह है। यह राजा का निजी सहायक था जो कि सदा राजा के समीप रहता था। ओले और ओले नायगाम, ओले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था जिसकी जांच ओले नायगम करता था। देखिए अगर राजा ने कोई आदेश दिया है उसका कच्चा मसौदा तैयार करना है तो ओले अधिकारी करेगा और उसकी जांच कौन करेगा, ओले नायगाम। श्रीमुख स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश को श्रीमुख कहते थे और वेलम राजमहल के सेवक हुआ करते थे। तो जो प्रमुख अधिकारी है पेरुनंदम, सिरुदमन, उड़नकुटम, ओले नायगाम, श्रीमुख, वेलम ये सब अधिकारी हुआ करते थे। आगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में दिया। देखिए प्रांतीय इकाइयां, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 या 9 मंडलम, मंडल का मतलब है प्रांत में विभाजित था। मंडलम का विभाजन कमिश्नरियों के तुल्य
कोट्टम या फिर वालनाडु में हुआ था। राजराज प्रथम के काल में वालनाडु को पुनर्संगठित किया गया। कोट्टम का विभाजन नाडु मतलब जिला के रूप में हुआ। नाडु चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई थी। सबसे पहले ये समझिए कि दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा साम्राज्य कौन है? चोल साम्राज्य। और इसमें प्रशासन की दृष्टि से नाडु का मतलब है जिले के स्तर पर विभाजित किया गया था। ये तो क्षेत्रीय प्रशासन। अब ग्राम प्रशासन की अगर बात करें, स्थानीय प्रशासन की, तो देखिए ग्राम शासन चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं उर, सभा और नगरम का उल्लेख मिलता है। देखिए जो चोल प्रशासन, इसमें गांवों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। माफ कीजिएगा, उर, सभा और नगरम। नगरम यह व्यापारिक नगरों तक ही सीमित था। इनका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे वलंजियर यह वड़ज्ज के लिए था, अड़ुवज्जनम और मणि ग्रामम इन वज्जड़ व्यापारियों की बस्ती वीरपत्तन कहलाती थी। चोल के प्रशासनिक मॉडल में ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। चोल काल स्थानीय शासन में स्वर्ण काल होता था। इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। ग्रामों को मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत होती थी, मतलब ग्राम में 2 प्रकार की संस्था चलती थी। देखिए नगरम के बारे में आपने समझ लिया, व्यापार के लिए होता था। जो उर है यह सामान्य लोगों की संस्था थी। आलूगढ़म उर की कार्य समिति हुआ करती थी। सभा या महासभा या अग्रहार का मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी इसकी ये होता था। ऐसे ब्राह्मदे या मंगलम भी कहते थे। इस सभा या फिर महासभा में चोलकालीन अभिलेखों का विस्तृत उल्लेख हुआ है। तो देखिए 3 प्रकार की भूमि थी। एक थी नगरम, व्यापार के लिए होता था। इसके बाद उर, सामान्य लोगों के लिए। और जो सभा या महासभा होता था, ये ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे कहते थे। पेरुंगरी सभा को कहा जाता था। पेरुमक्कल सभा के सदस्यों को कहते थे। वारियम सभा की समिति थी जिसके सदस्य वारी पे रूम मक्कल कहलाते थे। महाजन ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार होती थी, उसे महाजन कहते थे। वारियार सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति वारियार कहलाता था। मतलब सभा है, सभा के द्वारा कोई व्यक्ति को नियुक्त किया गया उसी को वारियार कहेंगे। सभा अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती थी। ग्राम 30 वार्ड में बटा था। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि मतलब कुल 30 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो यहाँ पे देखिए आपने ग्राम प्रशासन को भी समझ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया, समिति के सदस्यों की योग्यता क्या हुआ करती थी, मतलब किस योग्यता के आधार पर समिति में सदस्यों का चयन होना था। सबसे पहले उनकी आयु 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए। एक वेद एवं उसके भाष्य का क्या था, मतलब उसे वेद और भाष्य पता हो। शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ। पिछले 3 वर्षों से उसका चुनाव वारियम के लिए न हुआ। वह 1/4 वेली मतलब 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो तथा उसका अपना निजी आवास। अपराधी, चरित्रहीन, समिति की आय व्यय में घोटाला करने वाला न हो। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर समिति का सदस्य चुना जाना होता तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई थी। सबसे पहले उसकी उम्र की बात की गई, 35 से 70 होना चाहिए। वेद उसे पता होना चाहिए, भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ। अच्छा आप एक चीज यहाँ पे देखिए चलिए, जैसे जो जाति व्यवस्था ये उस समय भी चरम पर थी, मतलब शूद्र व्यवस्था उस समय भी चलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों के संपर्क से दूषित होने पर उसे सभा के या फिर समिति में सदस्य की योग्यता नहीं मिलती थी। और 3 वर्षों से उसके लिए मतलब वारियम के पद पर न चुना गया, मतलब गाँव का प्रतिनिधि, गाँव के वार्ड का प्रतिनिधि न रहा हो, उसके पास 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। आगे देखिए चयन पद्धति क्या है। सदस्यों का चयन एक अबोध बालक द्वारा लॉटरी, जिसे कि कुडवोले कहते थे, इसके आधार पर किया जाता था। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 360 दिन का होता था। 1 वर्ष बाद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति होती थी। समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं मिलता था। इनका जो पारिश्रमिक होता था इन्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता था। साथियों अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पर दिया ग्राम प्रशासन अब से संबंध प्रमुख समितियां। जो प्रमुख समिति हुआ करती थी उनका नाम यहाँ पर बताया गया। उदासीन वारियम, यह विदेशियों या फिर सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था होती थी। तोट्ट वारियम, यह उद्यान समिति थी। इस समिति में सदस्यों की संख्या 12 होती थी। देखिए उदासीन जो विदेशी है, सन्यासी, अब ऐसे समझिए सन्यासी एकदम शांत रहेगा, उदासीन रहेगा। विदेशी अब विदेश से अपने देश में आया है तो फिर भाई वो अपने परिवार को छोड़ के आया तो वो भी उदासीन रहेगा। तो ये उदासीन वारियम, सन्यासी और विदेशी की देखरेख। तोट्ट वारियम ये उद्यान समिति थी। पूर्ण वारियम स्वर्ण समिति थी। एरी वारियम, एरी देखिए एक्वेरियम ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्वेरियम में जल होता है तो ये तालाब समिति थी। यह एरी आयम नामक कर वसूलती थी। इस समिति में सदस्यों की संख्या 6 थी।
संवत्सरवारी वार्षिक समिति थी जिसके सदस्यों की संख्या 12 होती थी। इसका कार्य अन्य समितियों के कार्यों का सर्वेक्षण करना होता था। सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने, उनको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा वेगार मतलब वेट्टी लेने का अधिकार था। सभा बैंक का भी कार्य करती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वाले पर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था। इसकी न्याय समिति न्यायतर कहलाती थी। आगे यहाँ पर दिया मध्यस्थ। देखिए, केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी थे। इन्हीं के माध्यम से ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे। आयगर कौन होते थे? केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी थे जो कि ग्राम के आय व्यय का निरीक्षण करते थे, जैसे ऑडिट करते। तो आज के जो ऑडिटर हैं ऐसे ही समझिएगा। मध्यस्थ एवं आयगर ही इन ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय करवाते थे। अब प्रमुख कर बताया जा रहा है, कौन कौन से कर यूज किए जाते थे। चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक उल्लिखित जो कर है ये वेट्टी या फिर नेट्टाल या और कदमाई है। तो देखिए, वेट्टी कर लेते थे, नेट्टाल मतलब वेट्टी या नेट्टाल एक ही है, और कदमाई जो कि भू राजस्व होता था। कदमई या फिर जिसे कुडमय कहते थे, ये लगान है। कदमय ये शुल्क हुआ करता है। पड़ी कावल गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला चौकीदार कर होता था। मनाइरे ये भवन कर मतलब हुकुम टैक्स उस समय लिया जाता था। अन्य करों में कड़मय सुपारी बगानों से प्राप्त होता था। पेविर तेल की घानी से प्राप्त कर है। तट्टमेली ये स्वर्णकार से प्राप्त है। मगम्य शिल्पकारों से प्राप्त टैक्स है। मरमजड़ी उपयोगी वृक्षों से प्राप्त कर है। आजीवक पशु अकासु आजीविकों से प्राप्त कर हुआ करते थे। अब माप तौल के लिए भी कुछ विभिन्न प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सुवर्ण तौल इकाई के लिए विडल विडगु और भार इकाई के लिए कलंजू थी। देखिए, सोने के लिए विडगु का प्रयोग करते थे और भार के लिए कलंजू का प्रयोग करते थे। भूमि माप की जो इकाई थी इसे नीलम, वेली या फिर माँ कहते थे। कुल जो है लट्ठा या फिर कली अन्य इकाइयां होती थी। चोल काल से संबंधित वन लाइनर तथ्य यहाँ पर दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लीजिएगा तो ये क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। देखिए, राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी और पिता का नाम सुंदर चोल था। हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। राजराज चोल की राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। इसका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में इसे नारायण चोल भी कहा गया। तो राजराज प्रथम के बारे में उनके माता पिता का नाम बताया गया, वास्तविक नाम बताया गया ये है। राजराज प्रथम एक ऐसा चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाया और भू राजस्व कर निर्धारित किया। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्री विजय जो कि जावा और इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंश के शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। चोलगंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोलगंगम तालाब काफी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था। आगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। चोल काल में भू राजस्व विभाग उनके आय का प्रमुख स्रोत था। कर या तो राजशाही नौकरों द्वारा या फिर गांव के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा लिया जाता था। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुर्रम थी। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित करवाया गया। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार व्यवस्था थी। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी राजा के सहायक होते थे जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। चोल वंश की प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास करना होता था। तो दोस्तों, ये चोल वंश के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझ रखा है। अब अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीएससी जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।